नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 4, जिसका नाम द्विघात समीकरण है, का एक्सरसाइज 4.3 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 का अध्ययन कर लिया है, जो कि प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये क्या है, द्विघात समीकरण होता है और इसका हमें मूल ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पे आप इसका मूल इस फार्मूले की सहायता से ज्ञात करेंगे। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके पहले जैसे आपको सवाल दिया होता था कोई 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, तो आप क्या करते थे, अचर पद का और एक्स स्क्वायर के गुणांक को आप मन में गुणा कर लेते थे। मान लीजिए 18 हो गया तो 18 का दो टर्म जोड़ते थे, गुणा करो तो 18 है और इसी को जोड़े घटाओ तो 7 है। इस प्रकार इसके मूल निकालते थे। अब हमें इस फार्मूले की सहायता से प्यारे मित्रों इसका मूल निकालना है। ये जो फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2, ये आपका फार्मूला है। और इस सूत्र को क्या कहते हैं, द्विघाती सूत्र कहते हैं। यहाँ जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है बच्चों, हमने फार्मूला क्या बताया, यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे का बटे 2a। तो बच्चों ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको एक और नाम इसमें आप दे देते हो, इसे जो द्विघात समीकरण का बोलते हैं विविक्कर कहते हैं। और विविक्कर को आप लिखते हो डी से, क्योंकि विविक्कर का जो अंग्रेजी होता है वो डिटर्मिनेंट होता है और डिटर्मिनेंट कैपिटल डी से स्टार्ट हुआ, इसलिए इसे डी से प्रदर्शित कर देते हैं। अब विविक्कर तो डी बराबर, इसका एक फार्मूला और आप लिख सकते हो कि डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, अब ये बताइए कि मान लीजिए ये आपका एक द्विघात समीकरण यहाँ पे लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसमें मूलों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। क्यों 2 होगी, क्योंकि इस पे जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी है, 2 है। हमने बताया था कि जिस समीकरण में जो उसकी सबसे बड़ी घात होती है उतने ही मूल आते हैं। तो यहाँ पे हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो द्विघात समीकरण में जो सबसे बड़ी घात होती है चर की, वो 2 होती है, इसलिए इसके मूलों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो इस सवाल में हमको सीखना है एक नया टर्म, मूलों की प्रकृति क्या होगी। हमारे पास कितने मूल आ गए, टोटल 2 मूल हैं, तो इन मूलों की प्रकृति कैसी होगी। अच्छा, तो संख्या रेखा पे आप लोगों ने पढ़ा था वास्तविक संख्याएं। कैसी संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो अब इस पे एक और हम यहाँ पे जानेंगे, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो मूल कैसे, तो मूलों की प्रकृति ये है कि यदि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालें, किस सवाल में, इस द्विघात समीकरण का, ये जो हमारा द्विघात समीकरण दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसका जब हम मूल मतलब मूल तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि इसका विविधकर निकालेंगे और विविधकर का जो मान है वो 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो। 0 से बड़ा का मतलब मान इसका कैसा हो, पॉजिटिव आ जाए। तो जो हमारा मूल होगा वो मूल कैसा होगा, वास्तविक और भिन्न होगा। भिन्न मतलब हमारे कितने मूल आते हैं, 2 मूल आते हैं ना। तो पहला मूल मान लीजिए 1 आया तो दूसरा मूल 1 नहीं आएगा, दूसरा मूल 2 आएगा। अगर हमारी संख्याएं क्या होती हैं, 0 से बड़ी होती हैं तो वास्तविक एवं भिन्न। अब देखिए, यदि हमारा जो विविधकर का मान है वो बराबर 0 के आ जाए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए, तो हमारी संख्या, हमारे जो मूल हैं दोनों, वो वास्तविक तो प्राप्त होंगे लेकिन दोनों बराबर प्राप्त होंगे। यानी कि पहला मूल अगर 2 है तो दूसरा मूल भी क्या होगा, 2 ही होगा। अगर विविधकर का मान 0 से छोटा आ जाए, यानी कि कैसा आ जाए, नेगेटिव, 0 से छोटा कैसी संख्या होता है, नेगेटिव, तो कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा। तो आपको द्विघात समीकरण में यही ध्यान रखना है कि विविधकर का मान अगर 0 से बड़ा आ जाए, यानी कि पॉजिटिव आ जाए, तो मूल हमारे वास्तविक एवं अलग अलग होंगे। अगर 0 के बराबर आ जाए तो मूल हमारे वास्तविक एवं बराबर होंगे, और अगर 0 से छोटा यानी कि निगेटिव आ जाए तो मूल हमारे कोई वास्तविक नहीं होंगे। इतनी बात हमने सीख ली। अब देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है और इस उदाहरण को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इस उदाहरण में, अच्छा, हमारा जो सवाल होता है वो किस टाइप का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इससे तुलना करिए तो बताइए यहाँ पे ए का मान क्या है, 3 है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बी का मान का कितना है, -5, तो बी बराबर -5 हो जाएगा। और सी की जगह पे क्या है आपका, 2 है, तो सी बराबर हम क्या लिख देंगे,
2 लिख देंगे। अब बताइए यहाँ पे अगर विविधकर हम ज्ञात करें तो विविधकर हमारा होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान आपका कितना है, -5 है, तो -5 का स्क्वायर -4 और गुणे a का मान 3 और गुणे c का मान आपका 2 हो जाएगा। d बराबर 25 हो जाएगा और -4 3 12 दूना 24 हो जाएगा। तो आपका जो d का मान आ गया वो 1 आ गया। विविधकर देखिए कितना आया है, 1 आया है। और जो विविधकर का मान है वो 0 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बड़ा है। तो आप तुरंत बता देंगे कि मूल हमारे क्या होंगे, वास्तविक एवं भिन्न होंगे, वास्तविक एवं भिन्न होंगे। अब इसको द्विघाती सूत्र से सॉल्व करना सीखेंगे। द्विघाती सूत्र, अच्छा देखिए ये आपका जो सवाल दिया है वो किस चर में दिया है, एक्स चर में। यानी अगर यहाँ पे होता 3y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 तो हम सूत्र को लिखते y बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसा लिखते। लेकिन ये किस चर में है आपका, x में है, तो इसीलिए अच्छा देखिए ऊपर भी आपका किस चर में था, x चर में था, इसीलिए जो सूत्र को हमने लिखा है वो x बराबर लिखा था। तो यहाँ पे जो आपका द्विघाती सूत्र हो जाएगा तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए इसमें आपका b का सारा मान रख दीजिए। अच्छा देखिए इसका मान तो आपने पहले ही ज्ञात कर रखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। देखिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो है और इसी का मान तो हमने निकाला है, तो डायरेक्ट अंडर रूट के अंदर तो हम 1 ही रख सकते हैं। तो x बराबर माइनस b का मान आपका कितना है, -5, तो b का मान आप यहाँ पे -5 रख दीजिए और प्लस माइनस अंडर रूट 1 और बटे 2 गुणे a का मान आपका निकला है यहाँ पे 3 गुणे 3। x बराबर माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का वर्गमूल जो होता है वो 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 और 2 3 6 हो जाएगा। अब हमने तो बताया था कि 2 मूल निकलते हैं, तो 2 मूल कैसे होंगे, तो देखिए यहाँ पे आपके पास 2 सिंबल है, एक प्लस का सिंबल है और एक माइनस का सिंबल है, ठीक है, 2 सिंबल दिख रहा है। तो आप ऐसे कह सकते हैं प्लस लेने पर, जब आप प्लस चिन्ह ले लेंगे तो x बराबर 5 और प्लस 1/6 लिख दीजिए। तो 6/6, 6 से 6 कट गया 1, यानी एक मान तो x का 1 आ गया। अब अगर यहीं पे हम माइनस चिन्ह लेते हैं, माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर 5 माइनस 1/6 यानी कि 4/6, 2 दूनी 4, 2 3 6, x बराबर हमारा क्या हो गया 2/3, यानी एक मूल हम लोग को मिला 2/3 और एक मूल मिला 1। तो देखिए जब हमारा विविधकर 1 आया था यानी कि 0 से बड़ा आया, तो हमारे जो दोनों मूल हैं वो कैसे मिले हमें, देखिए दोनों मूल हमारे वास्तविक मिले और क्या मिले, भिन्न मिले, यानी दोनों अलग अलग मिले। यानी कि ये इस एक मूल हमारा 1 आया है तो दूसरा मूल 2/3 आया है, और यही तो ऊपर लिखा हुआ है। ये देखिए अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो हमें मूल वास्तविक और भिन्न मिलते हैं, मतलब अलग अलग मिलते हैं। तो इतना आशा है कि आप लोग को समझ में यहाँ तक बात हमारी आई होगी। अब इस एक्सरसाइज में आपको एक सवाल करने को आएगा कि जैसे मान लीजिए ये कोई आपका द्विघात समीकरण दिया गया है, हमने तो यहाँ पे व्यापक रूप लिखा है, तो मान लीजिए ये कोई द्विघात समीकरण है और इसको पूर्ण वर्ग बना के, पूर्ण वर्ग विधि से हमें क्या करना है, इसके मूल निकालने हैं। मूल तो आपको 2 ही मिलेंगे, है ना, मूल आपको 2 ही मिलेंगे, x के 2 ही मान तो मिलेंगे। मूल मतलब x के कितने मान मिलेंगे, x के 2 मान, क्यों, क्योंकि x की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है। तो पूर्ण वर्ग विधि कैसे बनाई जाती है, तो देखिए सबसे पहले तो ये करना है बेटा कि जो x का गुणांक है यानी कि जो a है इसका मान हमेशा 1 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे कोई संख्या ना हो, केवल और केवल 1 चाहे हो, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, यानी कि हमें x के गुणांक को 1 बनाना है। तो देखिए अच्छा मान लीजिए यहाँ पे कोई 2 लिखा हो तो हमें 2 से भाग करना पड़ेगा, तभी तो, जैसे मान लीजिए ऐसे होता 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब इसको हमें 1 बनाना है तो हमें इसी 2 से क्या करना पड़ेगा, सब में भाग करना पड़ेगा, क्योंकि बटे 2 लिखेंगे तभी तो 1 बनेगा। तो इसीलिए जो चरण फर्स्ट हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि जो x का गुणांक है a है इससे हमें भाग करना पड़ेगा। वही हमने किया है a से भाग करने पे। तो देखिए a/ax स्क्वायर, b/ax, c/a यहाँ पे होगा 2 नहीं होगा, c/a और बराबर 0 हो गया। यहाँ 0/b भी लिख सकते हैं तो 0 ही आ जाएगा। अब देखिए a से a कट गया, अब आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल x स्क्वायर b/ax प्लस c/a बराबर 0। अब दूसरे चरण में क्या करेंगे कि जो x का गुणांक अब बन जाएगा इसका हम आधा करेंगे,
तो b बटे a का आधा क्या होगा, b बटे a और पूरे का बटा 2। अब इसको ऊपर करेंगे तो ये 2 इसके साथ में चला जाएगा, यानी इसको आप लिख सकते हो बराबर b बटे 2a। इसका आधा करके उसके बाद इसी का कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। इसी को हमें इस द्विघात समीकरण में जोड़ देना है और घटा देना है। जोड़ना घटाना क्यों है, क्योंकि मान लीजिए हम 2 को जोड़ रहे हैं और 2 को ही घटा देंगे, और कोई समीकरण लिखा है तो ये दोनों तो कट के फिर से 0 हो जाएगा, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़ने पाए समीकरण में। अगर हम किसी समीकरण में अपने तरफ से कुछ जोड़ रहे हैं तो उतना घटाना भी तो पड़ेगा, क्योंकि उस समीकरण में कोई इफेक्ट ना हो। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 लिखा है, अब इसमें मान लीजिए हम 9x जोड़ रहे हैं, तो ये अपने मन से 9x कैसे जोड़ देंगे, कोई वो तो है नहीं, तो इसलिए माइनस भी 9x लिख देंगे, क्योंकि ये कट के फिर वही समीकरण आ जाएगा। तो ये मेथड समझ में आ गया होगा शायद। इसको मैं फिर से बताता हूं कि जब चरण फर्स्ट कर देंगे तो x का गुणांक का आधा करेंगे, यानी b बटे a का आधा जब करेंगे तो b बटे 2a आ जाएगा। उसके आधा करने के बाद इसका हम स्क्वायर करेंगे, और जो b बटे 2a का स्क्वायर हम इसमें जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो देखिए x के गुणांक का आधा करके, x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके जोड़ने तथा घटाने पे, तो देखिए b बटे 2a को हमने वर्ग करके जोड़ा है और घटाया है, और प्लस c बराबर 0। तो अब जैसे आप ये इतना करेंगे वैसे देखिए ये आपका x प्लस b बटे a जो, और प्लस अगर देखिए यहाँ पे प्लस है, इधर आपको प्लस वाला ही रखना है। जो जोड़ेंगे और घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका ऐसा फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का टाइप का भी सवाल लगाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब प्लस कैसे, यहाँ अगर 2 के पास में प्लस है तो आप प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। क्यों, आपको जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो देखिए यहाँ पे प्लस 2ab है, इसलिए हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, और माइनस ये वाला चीज आपका बच जाएगा। तो इसको और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये पद आ जाएगा, और जब ये टर्म आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए इसको a मान लीजिए तो a का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको b मान लीजिएगा तो ये b का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा एक फार्मूला और बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर 0, ऐसा आ जाएगा। यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में इतना हमें करना पड़ा। तो यहाँ पे हमने एक नोट लिख दिया है, तो आपका नोट है कि इस प्रकार के हल में, किस प्रकार के हल में, पूर्ण वर्ग विधि बनाने के हल में सर्वप्रथम हम जब सवाल को यहाँ तक पहुंचा लेते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाए, इसकी हम कोशिश करते हैं बनाने की। इसके बाद हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रारूप प्राप्त होता है, जिसे हम हल कर लेते हैं। ये इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। आशा है कि आपको ये मेथड समझ में आ रहा होगा, और अभी सवाल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। हम प्रश्नावली पे पहुंच गए हैं। प्रश्नावली का पहला सवाल आपके सामने रहा, और कोशिश रहेगी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। लिखा हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात कीजिए। यानी इस सवाल को हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण के मूल कितने होंगे, 2 मूल होंगे, और किस विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करना है। लेकिन कब आपको ज्ञात करना है मूल, ये भी देखिए। यदि इनका अस्तित्व है तो अस्तित्व हम कैसे चेक करेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac विविधकर से, है ना। इसका अगर मान 0 से बड़ा आया तो इसका अस्तित्व है और वास्तविक एवं भिन्न होगा, ठीक है। और बराबर आया तो वास्तविक एवं बराबर होगा। मान लीजिए इसका मान 0 के बराबर आया तो जो मूल होंगे वो वास्तविक एवं बराबर होंगे। अगर 0 से छोटा आया तो मूल वास्तविक होंगे ही नहीं। तो इतनी चीजें हमको जानकारी रहनी चाहिए, और इस सवाल को हम फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। आपके सामने सवाल लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो पहले तो हमें इनका अस्तित्व देखना है। तो अस्तित्व के लिए हमें a का मान चाहिए। तो a बराबर कितना है आपका, 2 है। 7/2 नहीं, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। और b का मान आपका -7 है, और आपका c का मान जो है वो 3 है। तो अस्तित्व चेक करने के लिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान रखिए -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 गुणे 3, तो आपका यहाँ पे हो गया 49 माइनस 4 दूनी 8 दिया 24। अब इसको करिए तो आपका देखिए 9 में से 4 गया, यहाँ पे 5 हो जाएगा और
ये चीजें होगी। तो जब डी का मान आपका 25 है, इसका मतलब अस्तित्व में है, जो मूल हमारा है वो अस्तित्व में रहेगा। तो अब इसको हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। देखिए इसे, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में दोस्तों ये जो x² का गुणांक है 2, इसको हमें 1 बनाना है, यानी x² के बगल में कोई संख्या ना हो, केवल और केवल 1 लिखी हो, यानी कि 2 से हमें इस समीकरण में भाग करना पड़ेगा। 2 से भाग करने पर तो आपका आ जाएगा 2x² बटे 2 माइनस 7 बटे 2x प्लस 3 बटे 2 बराबर 0 बटे 2। अब देखिए यहाँ पे x² आ गया और माइनस 7 बटे 2x प्लस 3 बटे 2 बराबर 0। अब दूसरे चरण में हमने क्या कहा था दोस्तों, हमने कहा था कि जो x का गुणांक है इसका आधा करके फिर स्क्वायर कर दीजिए। तो 7 बटे 2 का आधा करिए, आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 7 बटे 4, ये 2 ऊपर चला जाएगा इसके साथ में, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसी को जो इसको 7 बटे 4 का स्क्वायर हमें इसमें जोड़ना और घटाना पड़ेगा। x² माइनस 7 बटे 2x, और इसी के बाद आप जोड़ और घटा दीजिए। तो प्लस 7 बटे 2 4 आया था ना, 4 का स्क्वायर हमने जोड़ दिया और माइनस 7 बटे 4 का स्क्वायर घटा दिया और प्लस 3 बटे 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब हमने क्या कहा था कि हमारा या तो ऐसा ही करने के बाद तुरंत या तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा और या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, जब ध्यान से देखोगे तो। अब इस स्टेप को आप ध्यान से देखिए, इतना इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x² माइनस फार्मूला क्या होता है हमारा, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² प्लस b² और प्लस 2ab होता है। तो देखिए a का काम तो ये कर ही रहा है x, और 2 नहीं लिखा है तो 2 हम अपने मन से तुरंत फार्मूले में लिख लेते हैं, और बटे 2 लिख लेते हैं तो ये 2 कट जाएगा, एक ही लिखा है, और 7 बटे 2 और x इस 2 का इस 2 से गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4, यानी कि हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। और यहाँ 7 बटे 4 का होल स्क्वायर माइनस 7 बटे 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 बटे 2 बराबर 0। अब देखिए ये आपका जो है x², अब यहाँ पे देखिए 2 है, a है x और b का काम 7 बटे 4 कर रहा है, यहाँ पे माइनस है तो आपका क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी का काम क्या कर रहा है 7 बटे 4 का होल स्क्वायर माइनस 7 बटे 4 का होल स्क्वायर, इतने का काम खत्म हो गया आपका। अब जो बच रहा है उसको लिख रहे हैं, माइनस 7 बटे 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 बटे 2 बराबर 0। अब इसको सॉल्व किया जाए, जब इसको सॉल्व करेंगे आप, यहाँ पे आपका हो गया x माइनस 7 बटे 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका हो गया 49 बटे 4 माइनस 3 बटे 2, 49 बटे 16 हो जाएगा, 4 चौके 16 बराबर 0। इसको थोड़ा हल करते हैं तो x माइनस 7 बटे 4 का होल स्क्वायर माइनस, इसको देखिए 2 प्रकार से कर सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम कितना होगा 16 होगा, तो इसको भी हमें 16 बनाना पड़ेगा, तो 2 अट्ठे करना पड़ेगा, 49 बटे 16 और माइनस 2 अट्ठे 16, तो 3 8 24 हो जाएगा, ऊपर 24 और बटे में आपका 16 हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 7 बटे 4 का होल स्क्वायर माइनस 49 माइनस 24, तो 49 माइनस 24 कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 25 बटे 16 बराबर 0। अब इसे आप लिख सकते हैं x माइनस 7 बटे 4 का होल स्क्वायर तो है ही है, और इसको लिख सकते हो 5 बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। 5 बटे 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों पे आ जाएगा, इस पे तो 25 लिखा है और इस पे आ जाएगा तो 16 लिखा है। अब देखिए हमने क्या बोला था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर सबसे पहले बनेगा, उसके बाद लास्ट में a² माइनस बी² का फार्मूला बन जाएगा।
तो देखिए ये a पूरा मान लीजिए तो a स्क्वायर हो गया, और ये पूरा b मान लीजिए तो b स्क्वायर हो गया। तो इसका फार्मूला होता क्या है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो x माइनस 7/4 और प्लस 5/4 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आपका आ गया x माइनस 7/4 माइनस 5/4 बराबर 0। अब यदि इसके बराबर आप 0 करिए अगर, तो देखिए यदि x माइनस 7/4 प्लस 5/4 बराबर 0, तो अब ये आपका कितना हो जाएगा x, और ये आपका है -7, इसको बराबर के उधर भेज दीजिए बस हो जाएगा काम। तो आपका 5/4, ये आपका माइनस में, ये आपका प्लस में हो जाएगा 7/4, और माइनस में आपका 5/4। तो बराबर आपका कितना हो गया 2/4 बराबर 1/2, यानी कि जो x का मान है वो 1/2 आया। और यदि x माइनस 7/4 माइनस 5/4 बराबर 0 हो जाएगा, दोनों हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 7 5 12/4, 4 3 12, एक में x का मान 3 आ गया। यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। देखिए इसका हल करते हैं हम लोग। दिया हुआ है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। इसका अस्तित्व चेक करना है तो a बराबर 2 हो जाएगा, b का मान 1 दिया हुआ है और c का मान -4 दिया हुआ है। तो d बराबर अगर निकालेंगे तो b² माइनस 4ac होता है। b का मान रखिए 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 गुणे -4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16 दूना 32 हो जाएगा। तो d बराबर आपका 33 आ गया, मान आपका अस्तित्व में है। अब इसको हल करते हैं पूर्ण वर्ग विधि में। आपका सवाल हम फिर से लिख लेते हैं, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है तो सबसे पहले क्या करना है, x² के गुणांक को 1 बनाना है, तो हमें 2 से भाग करना पड़ेगा। तुरंत आप 2 से भाग करने पर करेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 2x² 2 प्लस x/2 माइनस 4/2 बराबर 0/2। ये आपका 2 से 2 यहाँ पे कट गया। x² प्लस x/2 माइनस ये 4/2 का मान 2 आ जाएगा और बराबर 0। अब क्या करना है आपको, सीधे हमने बोला था x के गुणांक का आधा कर देना है, तो यहाँ पे x/2 का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2x। तो x का गुणांक आपका क्या है 1/2। अब देखिए यहाँ पे 1/2 का आधा कितना होगा, पूरे का बटे 2, और ये 2 यहाँ पे चला जाएगा 1/4। इसी का आपको होल स्क्वायर करके इसमें जोड़ देना है और घटा देना है। x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x² और प्लस 2 इंटू और अपान 2 कर देंगे, 1/2 x लिखा और इस 2 का इस 2 से गुणा हो जाएगा तो ये 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए ये आपका a प्लस बी का फार्मूला बन गया, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। कैसे, ये देखिए a का काम x तो है ही है, 1/4 b का काम कर रहा है और यहाँ पे 2, तो 2ab लिखा ही हुआ है, ये आपका a प्लस बी का, और माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। अब इसको 1/4 का होल स्क्वायर ना लिख के भाई यही तो बचा है हमारा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1/16 लिख सकते हो। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस कॉमन ले लीजिए, अंदर हल कर लीजिए, 1/16 प्लस 2, तो 16 दूना 32 और बटे 16 यहीं पे लिख देते हैं, 1 प्लस 16 दूना 32/16 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका मान आपका आ गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 33/16 बराबर 0। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस √33 का आप होल स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो टोटल का हमने लिख दिया √33/4 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब a प्लस बी का लगा दीजिए कॉन्सेप्ट, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 1/4 प्लस √33/4 और एक ब्रैकेट में x प्लस 1/4 माइनस √33/4 बराबर 0। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, यदि x प्लस 1/4 प्लस √33/4 बराबर 0,
तो ये देखिए 1 प्लस अंडर रूट 33 हो जाएगा और पूरे का बटे 4। तो x बराबर आपका जो आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 33 बटे 4। एक मान तो आपका ये आ जाएगा। यदि x प्लस 1/4 माइनस अंडर रूट 33 बटे 4 बराबर 0 हो जाएगा, तो ये जाएगा उधर तो प्लस में और ये जाएगा उधर तो माइनस में हो जाएगा। इसको जब आप हल करोगे तो x बराबर अंडर रूट 33 माइनस 1/4, यही दोनों आपके मूल होंगे इस क्वेश्चन के। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल आपका दिया हुआ है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। चलिए इसका हम लोग चेक करते हैं कि अस्तित्व में है कि नहीं है। a का मान आपका 4 है, b का मान 4√3 है और c का मान आपका है 3। d बराबर आपको पता है कि b² माइनस 4ac होता है। d बराबर b का मान आप रखिए 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 3, तो इक्वल हो जाएगा ये 16 गुणे 3 हो जाएगा। देखिए 4√3 गुणे 4√3, 4 4 का गुणा 16 हो जाएगा, √3 गुणे √3 3 हो जाएगा, माइनस 4 चौके 16 और 16 तियां 48। देखिए ये और ये 48 आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो मूल तो आपका वास्तविक ही हुआ और बराबर होगा, तो अस्तित्व में है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल 0। इसे हमें पूर्ण वर्ग बनाना है दोस्तों। तो देखिए x² का गुणांक आपको 1 बनाना पड़ेगा, यानी 4 से भाग करना है। 4 से भाग करने पर 4x² बटे 4 प्लस 4√3/4 x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। ये आपका कट जाएगा, आपका आ गया x² प्लस √3x प्लस 3/4 बराबर 0। अब अगला स्टेप क्या करना होता है, x का जो गुणांक है उसका आधा करके फिर वर्ग करके उसी को जोड़ना और घटाना होता है। x² प्लस √3x प्लस √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर और प्लस 3/4 इक्वल 0 हो जाएगा। x² प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू √3/2 x, 2 से 2 कट जाएगा। इसको हम ऐसा क्यों लिख देते हैं, क्योंकि फार्मूले में 2 ये भी होता है, तो हमें अपने मन से 2 लिखना होता है ऊपर। तो जब ऊपर हम 2 लिखते हैं तो नीचे भी 2 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई समीकरण पे इफेक्ट ना पड़े, इसलिए लिख दिया प्लस √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर और प्लस 3/4 इक्वल टू 0। ये देखिए आपका ये a प्लस बी का फार्मूला बन गया, यानी x और प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो आपका यही आ जाएगा, माइनस ये आपका 3/4 आ जाएगा और प्लस 3/4 इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो आपका आ गया x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं 2 बार, x प्लस √3/2 x प्लस √3/2 इक्वल टू 0। अगर दोनों के बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस √3/2 ही आएगा और इसका भी मान माइनस √3/2 ही आ जाएगा। यही आपके x के मूल हो जाएंगे। तो x के मूल आपके वास्तविक और देखिए समान आ गए। क्यों? क्योंकि जब d का मान हमारा बराबर 0 होता है तो मूल हमारे क्या होते हैं, वास्तविक तथा समान होते हैं। तो वैसा ही हमारा मूल आया है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। आपका सवाल दिया हुआ है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसका हम चेक करते हैं पहले अस्तित्व। तो ये बराबर 2 है आपका, b का मान 1 है और c का मान 4 है। d बराबर b² माइनस 4ac होता है। b का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2, c का मान 2, 1 माइनस 4 चौके 16 दूना 32। d बराबर आपका आ गया माइनस 31। हमने क्या बताया था कि अगर d का मान 0 से छोटा आता है, 0 से छोटा का मतलब निगेटिव आ जाए आपका मान, तो आपके मान वास्तविक नहीं होंगे। मान वास्तविक नहीं है, तो जब वास्तविक नहीं है तो अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व में नहीं है। क्या अस्तित्व में नहीं है? इसके मूल अस्तित्व में नहीं है। और अगर मूल अस्तित्व में नहीं है तो हमें सॉल्व करना ही नहीं है। क्वेश्चन आपका यही मेन कह रहा था
कि यदि उनका अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात कीजिए, इसके मूल नहीं तो नहीं ज्ञात कीजिए। तो इसका मूल अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इसको हम आगे सॉल्व नहीं करते हैं। इसी के साथ में आपका प्रश्न संख्या 1 समाप्त होता है। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं हम लोग। द्विघात सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये आसान सा सवाल है। देखिए सूत्र आपको पता है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। आपका फार्मूला ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, इतनी बार लिख डालिएगा। अच्छा देखिए, आपके अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है और इसी को आप डी भी तो बोलते हो, तो इसका मान आप अलग निकाल लिया करिए, फिर इसी फार्मूले में सीधे रख दीजिएगा कि यहाँ पे गुणा भाग करेंगे तो थोड़ा सा किचपिच यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से जब आप a का मान निकालोगे तो a का मान 2 है, b का मान -7 है और c का मान आपका 3 है। तो अगर d बराबर आपका होता है b स्क्वायर माइनस 4ac और b का मान आपका -7 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान 3, 49 माइनस 4 दूनी 8 तरीक 24, यानी d का मान आपका 25 आ गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप d का मान जो है क्या रख सकते हैं, 25 रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मान d ही होता है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। x बराबर माइनस बी, b का मान आपका कितना है, 7 है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 3। तो माइनस पहले से एक फार्मूले में लगा है और b का मान हमने -7 रख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट, इसके जगह पे आप d लिख सकते हो और d का मान क्या है आपका 25 आया है और बटे 2 गुणे a का मान आपका 2 है। x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, और चाहे प्लस यहाँ पे लगाओ चाहे ना लगाओ, प्लस माइनस अंडर रूट 25 का मतलब 5 हुआ। अंडर रूट 25 को आप लिख सकते हो 5 गुणे 5 अंडर रूट, और बराबर इसका मान कितना हो जाएगा 5 बटे 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा। अब एक बार प्लस चिन्ह ले लीजिए और एक बार माइनस चिन्ह ले लीजिए। प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर 7 प्लस 5 बटे 4, x बराबर 12 बटे 4 यानी कि 3। एक मूल तो आपका x बराबर 3 निकला, और यहीं पे आप माइनस चिन्ह लेने पर कर दिए। माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर 7 माइनस 5 बटे 4 यानी कि आपका हो जाएगा 2 बटे 4, 2 दूनी 4, x बराबर 1 बटे 2। एक मान आपका ये निकला। दोनों मूल हमने निकाल दिए इस सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसका हल करिए। सवाल है आपका 2x² माइनस x प्लस 4 बराबर 0। a का मान आपका है 2, b का मान -1 और c का मान 4। यहाँ पे आप d बराबर b² माइनस 4ac होता है, d बराबर b का मान -1 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 2 और इसका मान 4। d बराबर 1 माइनस 4 चौके 16 और 16 दूना आपका 32 हो जाएगा। d का मान -31 आ गया। अब फार्मूला आप लगाइए, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट d बटे 2a। इसको d भी तो लिख सकते हैं, b² माइनस 4ac को। तो x बराबर -b, x बराबर माइनस और माइनस b का मान -1 है, प्लस माइनस अंडर रूट d का मान कितना आया है -31 बटे 2 गुणे 2, यानी इसको आप 4 भी लिख सकते हो। और इसको माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा। यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं, प्लस भी हटा लीजिए। अब प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर 1 प्लस अंडर रूट -31 बटे 4, और आप माइनस चिन्ह जब लेंगे, अच्छा देखिए ये अंडर रूट -31 है ना, तो इसका जो वो होगा मूल होगा वो वास्तविक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो d का मान आया है वो हमारा 0 से छोटा आया है, निगेटिव आया है। x बराबर 1 माइनस अंडर रूट -31 बटे 4 आंसर। चलिए आगे चलते हैं। सवाल दिया हुआ है 4x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 3 = 0। a का मान आपका 4 है, b का मान -4 रूट 3 है, c का मान 3 है। d बराबर होता है b² माइनस 4ac
बी का मान -4√3 का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान 4 और सी का मान 3, ये हो जाएगा 16 और 16 तियाँ 48, -4 चौके 16 तियाँ 48, ये कट जाएगा, डी का मान आपका 0 आ गया। अब निकालिए एक्स बराबर -b प्लस माइनस √d अपान 2a, एक्स बराबर माइनस और बी का मान 4√3 प्लस माइनस √0 बटे 2a, √0 का मान 0 होता है, तो एक्स बराबर 4√3 बटे 2, ए का मान हमने रखा नहीं है यहाँ पे, ए का मान आपका क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8, यही आपका दोनों मूल यही आएगा 4√3 बटे 8। क्यों आएगा? क्योंकि हमारा डी का मान 0 है, डी का मान 0 है, तो दोनों मूल हमारे समान होते हैं। अगले सवाल आपका दिया हुआ है 2x² - x + 4 = 0, ए का मान आपका 2 है, बी का मान -1, सी का मान 4, डी बराबर b² - 4ac होता है, डी बराबर -1 का स्क्वायर -4 गुणे 2 गुणे 4 दूनी 8 और 8 चौके 32, तो आपका डी बराबर 1 - 32, डी बराबर -31 हो जाएगा। एक्स बराबर -b प्लस माइनस √d बटे 2a, एक्स बराबर माइनस और -b का मान -1 प्लस माइनस √-31 बटे 2 गुणे 2, एक्स बराबर 1 प्लस माइनस √-31 बटे 4। अगर आप प्लस चिन्ह लेते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर 1 प्लस √31 बटे -31 बटे 4, मूल आपका वास्तविक नहीं होगा, माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर 1 माइनस √-31 बटे 4, यही आपका फाइनल है। देखिए प्रश्न संख्या 3 पे हम लोग पहुंच गए हैं। निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, इसके भी हमें मूल ज्ञात करने हैं। आपका ये ऐसा सवाल दिया है x - 1 बटे x बराबर 3 और जहां x डज नॉट इक्वल टू 0 है। ये क्यों लिखा है कि x 0 के बराबर कभी नहीं होगा? क्योंकि ये अगर यहाँ पे हम x के जगह पे 0 रखते हैं तो समथिंग अपान 0, कुछ भी अपान 0 बराबर, इसको लोग बोल देते हैं अनंत है, तो इसीलिए ये आपका सवाल नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आपका क्वेश्चन है x - 1 बटे x बराबर 3, तो देखिए इसका यहाँ गुणा कर देंगे बटे 1 करके, तो x² -1 बटे x बराबर 3 हो गया। इस x को उधर ले जाइए, x² -1 बराबर 3x, तो x² इसको इधर ले आइए, -3x -1 बराबर 0, ये चीजें आपकी हो गई। अब ये हो गया तो उसको आसानी से हल कर सकते हैं। a बराबर 1 है, b का मान -3 है और c का मान -1 है। आप d का मान आसानी से निकाल सकते हैं, b² - 4ac होता है, d बराबर -3 का स्क्वायर -4 गुणे 1 और गुणे c का मान -1, d बराबर इसका मान 9 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और 4 तियाँ 12 और 12 9 आपका 21 हो जाएगा। x बराबर -b प्लस माइनस √d बटे 2a, x बराबर माइनस और b का मान आपका कितना है, b का मान -3 है, -3 हमने रख दिया, प्लस माइनस √21 हो जाएगा, d का मान 21 आया है और 2 गुणे a का मान आपका कितना है 1, 2 गुणे 1, x बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 प्लस माइनस √21 बटे 2, प्लस चिन्ह ले लीजिए एक बार, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर 3 प्लस √21 बटे 2 और यहीं पे माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर 3 माइनस √21 बटे 2, यही फाइनल आपके रूट्स होंगे। आगे देखते हैं। तो ये सवाल आपका हो गया। यहाँ पे अभी मेरी नज़र पड़ी है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को करेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे सारे 1 हैं, तो ये आपका 4 ही हो जाएगा। यहाँ पे हमने
ध्यान नहीं दिया इस बात पे, तो ये आपका 9 4 13 हो जाएगा। बस कुछ करना नहीं है, डी का मान आपका 13 आया है तो डी की जगह पे आपको 13 रख देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आपका 3 प्लस रूट 13 हो गया और यहाँ पे 3 माइनस रूट 13 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका सवाल ये दिया हुआ है 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30। ये कह रहा है x का मान -4 ना हो और 7 ना हो। तो ये क्यों लिखा है, देखिए अगर हम इस x की जगह पे -4 रख देंगे तो -4 और +4 कट के 0 हो जाएगा और 1/0 ये बराबर इनफाइनाइट की तरफ पहुंचाएगा, तो सवाल उल्टा कर देगा। और यहाँ पे अगर 7 रख देंगे तो 7 - 7 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसलिए रोक दिया है, मतलब इसने बता दिया है कि x का कभी मान ना -4 आएगा ना 7 आएगा। ये दोनों आंसर तो पक्का नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये बटे वाले संख्या को ये 0 कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ, और इसका मतलब कुछ नहीं, ये सवाल में कोई काम नहीं करेगा। इस पे आप भ्रमित मत होइएगा कि इसका मतलब क्या होता है। आपका सवाल सीधे सीधे यहां तक दिया हुआ और इसी को आपको लगाना है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको सिंपली जैसे आप करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 1 से जब इसका गुणा करेंगे तो ये x - 7 हो जाएगा और माइनस जब 1 से इसका गुणा होगा तो x+4 हो गया। अब बटे इन दोनों का आपस में गुणा करिए, x+4 x - 7 बराबर 11/30। अब क्या करते हैं, जब बराबर लगा होता है तो ऐसे से क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर देते हैं। अब 30 का गुणा इधर होगा तो 30 x - 7 माइनस x - 4 हो जाएगा और बराबर 11 x+4 x - 7। इस x से ये कट गया और 7 और 4 कितना हो जाएगा, -11। तो -11 और ये 3 हो जाएगा तो 11 3 33 यानी -330 बराबर ये 11 हो गया। इन दोनों का गुणा करते हैं, x का गुणा इससे करेंगे x² हो गया, 7 से करेंगे -7x। अब 4 का गुणा x से करिए तो +4x, 4 का गुणा 7 से करिए 7 चौके 28 हो जाएगा। ये देखिए 11 3 33 हो जाएगा, 30 हो गया यहाँ पे, ये आपका -30 आ गया बराबर x² -7x + 4x, तो ये -3x बचेगा -28। अब क्या करेंगे, इस 30 को उधर ले जाइए तो x² -3x -28 + 30 बराबर 0। x² -3x या 28 और 30 करेंगे तो प्लस आपका 2 बचेगा बराबर 0। इसको हम देखिए कोई रूल तो बताया नहीं है कि किस रूल से आपको सॉल्व करना है, तो आप सीधे कर दीजिए। देखिए ये 2 है तो 2 का 2 फैक्टर ढूंढिए कि गुणा करिए तो 2 आए और इसी संख्या को जोड़े या घटाएं तो कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो देखिए 2 1 कम 2 हो जाएगा और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। इस प्रकार कर देते हैं पुराने नियम से। x² -2 + 1x + 2 बराबर 0, x² -2x -x + 2 बराबर 0। 2 2 का पेयर बन गया, x कॉमन ले लीजिए x - 2 -1 कॉमन ले लीजिए x - 2 बराबर 0। x - 2 एक ब्रैकेट में, x - 1 एक ब्रैकेट में बराबर 0। यदि x - 2 बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर 2 आपका एक मूल मिल जाएगा। और यदि x - 1 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यही आपके मूल हो जाएंगे। फाइनल आंसर हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए इन सब सवाल से बच्चे बहुत डरते हैं, लेकिन ऐसे सवाल बहुत आसान से होते हैं, बहुत सरल होते हैं। सबसे पहले तो इसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 वर्ष पहले और अब से मतलब वर्तमान से 5 वर्ष बाद रहमान की आयु के बारे में बात हो रही है। रहमान की आयु अब से 5 वर्ष बाद और अब से 3 वर्ष पहले, उसकी आयु के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। तो उसकी वर्तमान आयु बताइए। तो वर्तमान आयु सबसे पहले मान लेते हैं। माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। तो बताइए अब से 3 वर्ष पहले कितनी रही होगी, x - 3 रही होगी। क्योंकि अभी x वर्ष है तो पहले कितनी रही होगी, 3 साल पहले x - 3। तब 3 वर्ष पहले रहमान की आयु कितनी रही होगी आप बताइए,
x माइनस 3 वर्ष रही होगी, तथा 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी रहमान की आयु? रहमान की आयु तो अभी x है और 5 वर्ष बाद x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। अब हम प्रश्नानुसार चलते हैं कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न हमारा कह रहा है कि 3 वर्ष पहले, इसको हम मिटा देते हैं, फिर से समझिए, 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद रहमान की जो आयु है उसके व्युत्क्रमों का योग कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। अच्छा तो ये बताइए, ये 3 वर्ष पहले इसका आयु कितना है? x माइनस 3, और x माइनस 3 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब इसको पलट दीजिए, इसके नीचे 1 लिखा हुआ है तो 1/x माइनस 3 कर दीजिए, और इसका व्युत्क्रम 1/x प्लस 5 हो जाएगा, और इन दोनों का योग यानी इन दोनों को जोड़ दीजिए तो योग कितना है? 1/3 है। प्रश्नानुसार हमें यही करना है। तो 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 बराबर कितनी? 1/3। इसी को सॉल्व कर लीजिए, x का मान मिल जाएगा, और जो x का प्लस मान मिलेगा वही रहमान की वर्तमान आयु हो जाएगी। अभी इसके ऊपर हमने सॉल्व किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करिए, x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 पूरे का बटा x माइनस 3 x प्लस 5 बराबर 1/3। फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहां से 3 x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 बराबर x माइनस 3 x प्लस 5। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 3, और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 2x प्लस 2 बराबर x स्क्वायर, वही इसका गुणा करेंगे, प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। चलिए ये आपका कितना हो गया? 6x हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, और बराबर x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा माइनस 15। इन सबको उधर लेके जाइए तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ का 2x, यहाँ 6x माइनस में है तो माइनस 4x, x स्क्वायर माइनस 4x और 15 6 आपका यहाँ पे हो जाएगा 21 बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए 7 और 3 को गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा, और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। सिंपल सा गुणनखंड विधि से करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 21 बराबर 0। 2 का पेयर बनाइए, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 7, और यहाँ पे प्लस 4 कॉमन लीजिए तो x माइनस 4 सकते, यहाँ पे आपका 3 होना चाहिए था। देखिए 7 त्रिक 21 होता है तो यहाँ पे आपका 3x है, 3 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 7 आपका एक ब्रैकेट में, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो x का मान 7 आ गया, यदि x माइनस प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 आ गया। अब आप जानते हैं कि उम्र हमेशा कितनी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, तो x बराबर 7 यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ x बराबर -3 आया है, निगेटिव कभी उम्र होती नहीं है, तो इसीलिए हमें x का जो मान लेना पड़ेगा वो 7 लेना पड़ेगा। तो x का मान ही तो रहमान की आयु थी, अतः रहमान की वर्तमान आयु x बराबर 7 वर्ष, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए ये सवाल दिया हुआ है, एक कक्षा की परीक्षा में शेफाली के गणित और अंग्रेजी के अंकों का योग 30 है। अगर उसे गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो 2 विषयों में उसके अंक ज्ञात कीजिए कि क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि गणित और अंग्रेजी में अंकों का योग कितना है? 30 है। तो यहां से हम कुछ मानना स्टार्ट करते हैं कि माना गणित में प्राप्त अंक x है। तो अब बताइए, गणित और अंग्रेजी के अंकों को जब हम जोड़ देंगे
तो कितना है 30 है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सवाल कह रहा है गणित और अंग्रेजी के अंकों का योग कितना है 30 है। तो अगर हम गणित के अंकों को मान लीजिए कि x है, तो बताइए अंग्रेजी के अंक कितने हो जाएंगे, इस x को उधर ले जाइए, 30 माइनस एक्स हो जाएगा। भाई ये अंग्रेजी का है ना, तो अंग्रेजी का कितना अंक हो जाएगा, 30 माइनस एक्स हो जाएगा। इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे, 30 माइनस एक्स। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा कह रहा है अगर उसे गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित में अभी कितना है, x अंक है, 2 अंक अधिक, इसका मतलब x में 2 जोड़ दें। और अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो अंग्रेजी में अभी अंक कितना है 30 माइनस एक्स, और इसमें से 3 अंक कम, 30 माइनस एक्स माइनस 3 कम मिले होते, तो उनके अंकों का गुणनफल, इसके अंकों का गुणनफल बराबर कितना होता, 210 होता। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इस 30 और ये 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 माइनस एक्स, एक्स प्लस 2, 27 माइनस एक्स बराबर 210। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 दूना 54 माइनस 2x बराबर 210। अब 210 को आप इधर ला सकते हैं या इन सबको उधर भेज दीजिए, तो आपका हो जाएगा 210 माइनस 27x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 54 प्लस 2x बराबर 0। ये आपका हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 27x और 2x हो जाएगा, ये माइनस 25x हो जाएगा और 210 माइनस 54, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 156 बराबर 0। अब ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है कि गुणा करो तो 156 आए और उसी को जोड़ो या घटाओ तो 25 आ जाए। तो 12 और 13 को गुणा करोगे तो 156 और जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 13 एक्स प्लस 156 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0। 2 का पेयर बनाइए, x कॉमन ले लिया, x माइनस 12 हो गया, माइनस 13 कॉमन ले लिया, यहाँ भी x माइनस 12 बराबर 0। एक ब्रैकेट में आपका x माइनस 12 हो गया और एक ब्रैकेट में x माइनस 13 बराबर 0। यदि x माइनस 12 बराबर 0 हो जाए तो x का मान हमें 12 मिलेगा, और यदि x माइनस 13 बराबर 0 मिल जाए तो हमारा x बराबर 13 हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो आपके पास 2 संभावनाएं होंगी, क्या कि यदि x बराबर हम 12 ले लें, तो गणित में हमने कितना माना था, x ही तो माना था, तो गणित में प्राप्त अंक बराबर 12 तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने होंगे, अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस एक्स था, तो 30 और माइनस एक्स का मान 12 है तो 18 हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन ले लीजिए कि यदि x बराबर हम 13 ले लें, तो गणित में प्राप्त अंक हमारा तो 13 ही होगा तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस 13 यानी कि कितना हो जाएगा 17। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लिखा हुआ है एक आयताकार मैदान का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए सबसे पहले हम आयत बना लेते हैं। यहाँ पे ये आपके पास एक आयत है। आयत में छोटी भुजा क्या होती है आप जानते हैं, चौड़ाई छोटी भुजा होती है। तो अगर हम चौड़ाई को x मान लें तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, बड़ी भुजा हमारी छोटी भुजा से कितनी अधिक है, 30 मीटर अधिक है। तो हमारी छोटी भुजा अगर x है तो बड़ी भुजा हमारी यही तो है, तो ये कितनी हो जाएगी, x प्लस 30 मीटर हो जाएगी अगर इसको हम x मीटर मान ले तो। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि विकर्ण जो मैदान का हमारा विकर्ण है, ये जो हमारा मैदान है आयताकार, इसका जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से कितनी अधिक है, 60 मीटर अधिक है। यानी विकर्ण जो हमारी है वो 60 मीटर अधिक है
और जो बड़ी भुजा है वो 30 मीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा को 30 मीटर हमने कर दिया। अब मान लो ये विकर्ण है आपका, विकर्ण कोई भी मान लो, मान लीजिए इधर हमने बना दिया ऐसे, ये मान लीजिए आपका विकर्ण है, तो विकर्ण आपको कितना कह रहा है, ज्यादा है 60 मीटर ज्यादा है, किससे, छोटी भुजा से। तो छोटी भुजा हमारा x है, तो ये x प्लस 60 हो जाएगा। इसका कुछ नामकरण कर दीजिए, ए बी सी डी। और आपको पता है कि जो हमारा आयत होता है वो हर जगह पे परपेंडिकुलर बनाता है, तो यहां भी परपेंडिकुलर बना देगा। अब चलिए सवाल को लगाते हैं। देखिए हमने छोटी भुजा को माना ही तो है, हमने छोटी भुजा को क्या माना है, x, तो वही लिख दीजिए, माना सबसे छोटी भुजा बराबर x मीटर। तो हमारी बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, x प्लस 30 मीटर प्रश्न के अनुसार। और विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण हमारा x प्लस 60 मीटर। अब प्रश्नानुसार, अब देखिए प्रश्न हमारा कह रहा है आयताकार है, ठीक है, तो हमारा ए बी सी डी एक क्या है, आयत, ए बी सी डी एक क्या है, आयत है, तो यही लिखने जा रहे हैं हम। चूंकि ए बी सी डी क्या है, एक आयत है, आयताकार मैदान उसने बोला था, जिसका प्रत्येक कोण क्या होगा, समकोण होगा 90 अंश का, प्रत्येक कोण समकोण है। इसलिए त्रिभुज एबीसी में हम कुछ कार्य करेंगे। त्रिभुज एबीसी कहां पे है हमारा, ये वाला पोर्शन हमारा जो है त्रिभुज एबीसी है। पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। देखिए हमारा कर्ण सबसे बड़ा भुजा हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये हमारा आधार और ये हमारा लंब। तो कर्ण कितना है, x प्लस 60, आधार कितना है, x प्लस 30 और लंब कितना है, x। तो यहाँ पे लिखिए x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर आधार x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, उस पर हल कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 60 का जब 60 से आप गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 3600 प्लस 2ab, तो 2 और 60 से गुणा करोगे तो 120 x हो जाएगा बराबर। इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 30 30 है, ये आपका 900 हो जाएगा और प्लस 3 दूनी 6 यानी 60 x हो जाएगा और प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये देखिए इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर आपका कट जाएगा। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। ये 12 120 एक्स बचा और 3600 इसको उधर ले जाइए बराबर के उस साइड में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 900 पहले से लिखा था, माइनस आपका यहाँ पे 3600 हो गया और माइनस 120x बराबर 0। आपका बचेगा क्या यहाँ पे, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए आपका 60x है, ये 60x और 120x घटाना है, तो आपका यहाँ पे माइनस 60x बचेगा और 3600 में से आप जब 900 घटाएंगे तो ये आपका माइनस 2700 बचेगा बराबर 0। अब गुणा करो तो 2700 है और जोड़ो घटाओ तो 60 है। तो आपको पता है 3 9 27, यानी कि 90 और 30 को गुणा करोगे तो 2700 आएगा और 90 में से 30 को हटा दोगे तो 60 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 एक्स माइनस 2700 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0 हो जाएगा। दो का पेयर बनाइए, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 90 एक ब्रैकेट में और यहाँ पे प्लस 30 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 90 एक ब्रैकेट में बराबर 0। x माइनस 90 आ गया और x प्लस 30 बराबर 0। यदि x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर आपको 90 मिल जाएगा। यदि x प्लस 30 बराबर 0, x बराबर माइनस 30 मिल जाएगा। अब आपको पता है कि लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में होती नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे और इसको ले लेंगे।
तो लिखिए चूंकि लंबाई हमेशा धनात्मक होती है इसलिए x का मान हम क्या लेंगे 90। छोटी भुजा हमारी क्या हो जाएगी, छोटी भुजा है वो x थी यानी कि 90 मीटर हो जाएगा। बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, बड़ी भुजा x प्लस 30 था यानी कि 90 प्लस 30 हो जाएगा बराबर 120 मीटर हो जाएगा। और विकर्ण हमारा क्या था, विकर्ण हमारा था x प्लस 60 यानी कि 90 प्लस 60 बराबर 150 मीटर। यही फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। लिखा हुआ है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो वो दोनों संख्याएं बताइए। माना बड़ी संख्या कितनी है, x है, इसलिए छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग हमारा क्या हो जाएगा 8x। ये कैसे लिख दिया, ध्यान से देखिए। लिखा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो हमने बड़ी संख्या को x मान लिया, तो जो छोटी संख्या का वर्ग आएगा वो बड़ी संख्या x है और इसका 8 गुना यानी 8x हो जाएगा। इसलिए हमने आज इस सवाल में बड़ी संख्या को पहले माना है, नहीं तो छोटी संख्या को भी मान सकते थे। अब प्रश्नानुसार चल रहे हैं। बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग करने जा रहे हैं। बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180 कर दिए। क्यों, देखिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180। दो संख्याओं मतलब बड़ी संख्या का वर्ग और माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना है 180। तो बड़ी संख्या हमने क्या मानी है x, तो x का वर्ग x स्क्वायर हो जाएगा। और छोटी संख्या हमारी क्या निकल के आई है 8x, और छोटी संख्या का वर्ग ही हमारा क्या है, देखिए छोटी संख्या का वर्ग 8x है, तो ये माइनस 8x हो जाएगा और बराबर 180। x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 180 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका निकालना है, तो 18 दहम्मा 180 होता है और 18 में से 10 घटाओगे तो 8 आ जाएगा आपका। एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10x माइनस 180 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। दो दो का पेयर बनाइए, x कॉमन ले लिया, x माइनस 18 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 10 कॉमन ले लिए तो x माइनस 18 हो गया बराबर 0। एक ब्रैकेट में आपका x माइनस 18 आ जाएगा, एक ब्रैकेट में प्लस 10 बराबर 0। यदि x माइनस 18 बराबर 0 करेंगे तो आपको x का मान 18 मिल जाएगा। यदि x प्लस 10 बराबर 0 करोगे तो आपको x का मान मिलेगा माइनस 10। अब देखिए बड़ी संख्या हमारा क्या है x बराबर 18 और बड़ी संख्या को हमने माना क्या था x माना था, तो बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं अतः बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगा 18। तो छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, इसकी 8 गुना था यानी कि 18 का 8। अतः छोटी संख्या का जो वर्ग होगा वो 8 गुणे 18 बराबर 144। तो छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी बताइए, छोटी संख्या, छोटी जो संख्या, देखिए छोटी संख्या का वर्ग मतलब ये छोटी संख्या का ऐसे लिखा है, तो ये स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो 144 पे आपका अंडर रूट चढ़ जाएगा। इसलिए जो छोटी संख्या हमारी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 12। 144 को आप लिख सकते हो 12 गुणे 12। और इसको जान लीजिए ये लिखा है छोटी संख्या का वर्ग का मतलब ऐसे लिखा है ये। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया हुआ, एक ट्रेन एक समान गति से 360 किलोमीटर की यात्रा करती है। यदि 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती उसकी गति, यानी कि उसकी गति बदल जाती 5 किलोमीटर और हमने बढ़ा दिया होता, तो उसे उसी यात्रा को, यानी इस 360 किलोमीटर की यात्रा जो है 1 घंटा पहले वो पूरा कर लेता। तो ट्रेन की हमें गति बतानी है। चलिए इसको हल करते हैं। गति तो हमें पता नहीं है, तो हम गति को ही मान को चलते हैं। माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल, सामान्य चाल कितना, चलिए मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। तय की गई दूरी कितनी है बताइए, 360 किलोमीटर। देखिए 360 ही तो दिया हुआ है, तो बताइए समय कितना हो जाएगा। दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, यानी कि 360 बटे x घंटे हो जाएंगे। अब अगर 5 किलोमीटर चाल बढ़ा दिया जाए, वही तो कह रहा था कि अगर 5 किलोमीटर अधिक होती अगर उसकी गति, गति का मतलब चाल, यदि 5 किलोमीटर पर आवर चाल बढ़ाया जाए तो नई जो चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। पहले हमारी x थी, ये देखिए पहले x थी, तो अब x प्लस 5 हो जाएगा, तो नया लिया गया समय। अतः जो नया समय हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 360 और बटे चाल। अब चाल कितना है, x प्लस 5, ये आपका आवर हो गया, घंटा हो गया। अब चाल बढ़ने से समय घट जाता है भाई। अगर मान लीजिए अभी कोई 2 किलोमीटर की चाल से चल रहा है और 2 घंटे में पहुंचता है, तो अगर 4 किलोमीटर यानी कि उसकी चाल बढ़ जाए, 4 हो जाए, तो ये कितना घंटा लगेगा, 1 ही घंटा लगेगा। तो समय घटा कि नहीं घटा, समय घट गया। तो वही लिखने जा रहे हैं, चाल बढ़ने से समय घट जाता है तथा चाल अगर घटा दिया जाए तो घटा देने से लिया गया समय बढ़ जाता है। अगर चाल घटा दिया जाए तो समय बढ़ जाता है, अगर चाल बढ़ा दिया जाए तो समय घट जाता है। अतः जो हमारा 360 बटे x होगा ये बड़ा होगा 360 बटे x प्लस 5 से। इसलिए अब प्रश्नानुसार हम करेंगे 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5 बराबर 1। अब इसी को आप हल कर लीजिए। देखिए 360 दोनों में है तो 360 हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचेगा 1 बटे x प्लस 5 बराबर 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 360 और x प्लस 5 माइनस x, यानी कि हो जाएगा 5 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। और इसका 360 का 5 से गुणा करोगे आपका, तो आपका ये हो गया 1800 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0 हो जाएगा। अब 45 और 40 को गुणा करोगे तो आपका 1800 आएगा और दोनों को घटा दो तो आपका 5 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। दो दो का पेयर बनाइए, x कॉमन ले लिया, x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन ले लिया, x प्लस 45 बराबर 0। x प्लस 45 एक ब्रैकेट में, x माइनस 40 एक ब्रैकेट में बराबर 0। यदि x प्लस 45 बराबर 0 ले लें तो x का मान माइनस 45 मिलेगा। यदि x माइनस 40 बराबर 0 ले लिया जाए तो एक बार आपको धनात्मक, आपको पता है कि जो हमारी चाल होती है, जो गति होती है वो धनात्मक होती है, इसलिए x बराबर 40 लोगे, ना कि माइनस 45। अतः
गाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। एक्स ही हमने माना था, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है बच्चों, दो पानी के नल मिलकर एक टंकी को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। ये सवाल दिया हुआ है, यहां पे इसको आपको कट करना है। बड़े व्यास वाले नल को टंकी को अलग से भरने में छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लगते हैं। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक नल द्वारा अलग अलग टैंक को भरा जा सकता है। तो अब देखिए, पहले तो मान लिया जाए एक बड़ा नल है और एक छोटा नल है। तो चलिए मानते हैं, माना छोटा नल टंकी को अकेले x घंटे में भरता है, तो बड़ा व्यास वाला नल टंकी भरेगा x माइनस 10 घंटे में। कैसे, देखिए, जो बड़े व्यास वाला, व्यास का मतलब नल का जो मुंह है बेटा वो बड़ा होगा। एक छोटा नल है उसका इतना बड़ा मुंह है और इसका इतना बड़ा मुंह, तो इसमें बताइए ज्यादा पानी गिरेगा और इसमें कम पानी गिरेगा। तो जब जो हमारा छोटा नल है वो किसी टंकी को x घंटे में भरता है, और ये कह रहा है कि जो बड़े मुंह वाला नल है वो 10 घंटा पहले ही भर देता है, यानी 10 घंटे कम लगते हैं। तो बड़े व्यास वाले नल टंकी को कितने घंटे में भर देगा? x माइनस 10 घंटे में ही भर देगा, यानी इसके इससे 10 घंटा पहले, 10 घंटा पहले मतलब x माइनस 10 घंटे में। तो इतना बात आपको आशा है समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो अब बताइए, पूरी टंकी को अकेले x घंटे में भरता है। अब एक लाइन लिख रहे हैं, अब छोटा व्यास वाला नल 1 घंटे में टंकी का कितना भाग भरेगा? 1 घंटे में टंकी का 1/x भाग भरेगा, पूरे भाग का 1/x भाग भरेगा। इसी प्रकार बड़ा व्यास वाला टंकी कितना भाग भरेगा? और बड़ा व्यास वाला नल टंकी का 1/x माइनस 1 घंटा है तो x माइनस 10 भाग भरेगा। अब दोनों मिलके कितने घंटे में भर देते हैं? अब दोनों मिलकर कितने घंटे में भरते हैं? 9 सही 3/8 घंटे में। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब 75/8 हुआ। ठीक है, 8 9 72 और 3, 8 9 72 और 3 जोड़ दीजिए, 75/8 घंटे हो गया, घंटे में। अब क्या करना है? अतः अब देखिए, दोनों मिलके 75/8 घंटे में भरते हैं। तो पहला दोनों मिलके, ठीक है, देखिए जब दोनों मिलेंगे तो पहला वाला कितना भाग भरेगा? 1/x भाग, और दूसरा वाला 1/x माइनस 10। तो ये आपका आ जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10 बराबर 1/75/8। 1/x, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x प्लस 10 प्लस x हो जाएगा, सर ये माइनस 10 है, बटे x माइनस 10 बराबर 8/75 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 10 बराबर
8/75 और यहाँ पे बटे में है x² माइनस 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपका हो जाएगा 8x² माइनस 10 बराबर 75, 2x माइनस 10 हो जाएगा। ये आपको 8x² माइनस 80x बराबर 150x माइनस 750 हो जाएगा। तो इधर आपका हो गया 8x² माइनस 80x माइनस 150x माइनस प्लस 750 बराबर 0। आपका हो गया ये 8x² माइनस 200x प्लस 750 बराबर 0। इसका आप वो निकालिए तो आपका हो जाएगा 8x² माइनस, यहाँ पे हम कर देते हैं, इसको आप कर दीजिए। ये आपका कितना है बच्चों, ये देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा 230। यहाँ पे जो हमने 200 लिख दिया है 230, तो ये आपका यहाँ पे 200 प्लस 30 कर दीजिए x, और इसको गुणा करेंगे तो 750 आ जाएगा, प्लस 750 बराबर 0। 8x² माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0। दो का पेयर बनाइए। इसमें 8x जब हम कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 25 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0। x माइनस 25 आपका एक ब्रैकेट में, 8x माइनस 30 आपका एक ब्रैकेट में। यदि x माइनस 25 बराबर 0 हो तो x बराबर हमारा 25 मिल जाएगा। यदि 8x माइनस 30 बराबर 0 मिल जाए तो x बराबर 30/8 हो जाएगा। और 30/8 जो है ये संभव नहीं है, तो आपका जो है ये आ जाएगा x का मान 25। अतः छोटा व्यास वाला नल अकेला भरेगा 25 घंटे में, तो बड़ा व्यास वाला नल भरेगा 25 माइनस 10 बराबर 15 घंटे में। ऊपर देख लीजिए, जहां हम लोगों ने माना है ये x घंटे में, तो ये x माइनस 10 घंटे में, यानी कि 25 माइनस 10 यानी कि 15 घंटे में। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एक्सप्रेस ट्रेन मैसूर और बेंगलुरु के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक यात्री ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती है। मध्यवर्ती स्टेशनों पर रुकने के समय को ध्यान में रखे बिना यदि एक्सप्रेस ट्रेन की औसत गति पैसेंजर की ट्रेन की औसत गति से, एक ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है, दोनों ट्रेनें में 1 घंटा का कम समय लेता है वहां तक गंतव्य तक पहुंचने में। औसत गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है किसकी, एक्सप्रेस ट्रेन की जो गति है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो दोनों ट्रेनों की औसत गति बताइए क्या होगी। तो चलिए मानते हैं, यहाँ पे माना सवारी गाड़ी की सामान्य चाल, यानी सवारी गाड़ी मतलब पैसेंजर ट्रेन की सामान्य चाल, पैसेंजर ट्रेन की सामान्य चाल x किलोमीटर पर आवर, तो एक्सप्रेस ट्रेन की सामान्य चाल कितनी होगी, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। आप कहेंगे कैसे, देखिए जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन की जो औसत चाल है वो पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल से 11 किलोमीटर घंटा पर घंटा अधिक है, तो इसीलिए x प्लस हमने 11 कर दिया, इसकी औसत चाल से 11 अधिक। अब बताइए पैसेंजर ट्रेन की जो हमारी समय हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये निकालते हैं। अच्छा, मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी पहले लिख लें, मैसूर तथा बेंगलोर के बीच की दूरी कितनी है,
132 किलोमीटर। ये भी अपने मन से हमने नहीं लिखा है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 32 किलोमीटर। अब बताइए, दूरी पता चल गया और चाल पता चल गया दोनों का, तो हम पैसेंजर का आपका जो है समय निकाल सकते हैं और एक्सप्रेस ट्रेन का भी समय निकाल सकते हैं। तो पहले समय निकाल लिया जाए। पैसेंजर गाड़ी द्वारा लिया गया समय, पैसेंजर गाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी? 132 किलोमीटर और चाल इसका कितना है? यक्स है, घंटा, यानी कि घंटा को हम आवर लिख सकते हैं। एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय, एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय, दूरी बटे चाल, दूरी उतनी है 132 और इसकी चाल कितनी है? x प्लस 11, x प्लस 11 आवर। अब लिखते हैं, चूंकि वही बोल रहा है कि पैसेंजर गाड़ी द्वारा लिया गया समय एक्सप्रेस गाड़ी से 1 घंटा अधिक है, 1 घंटा अधिक है। ठीक है, तो लिखते हैं, देखिए, इसलिए 132 बटे x माइनस 132 बटे x प्लस 11 बराबर 1 घंटा अधिक है, तो बराबर हम 1 कर देंगे। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। 132 कॉमन ले लीजिए, 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 11 बराबर 1। तो ये आपका हो जाएगा 132 एक्स प्लस 11 माइनस एक्स बटे एक्स, एक्स प्लस 11 बराबर 1। एक्स से एक्स कट गया आपका। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 11x आ जाएगा, इधर 1 से हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x और ये 132 और 11 का जब गुणा करोगे तो ये बराबर आ जाएगा 1452। एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। अब 1452 का 2 पेयर ढूंढना है। 1452 का जब आप 2 पेयर ढूंढोगे तो 44 और 33 आएगा, और 44 और 33 को घटाओगे तो 11 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 44 माइनस 33 एक्स माइनस 1452 बराबर 0। हम आप इसको गुणनखंड विधि से ढूंढ सकते हैं। 1452 को इस 44 और 33 को हम पहले से जानते हैं, ढूंढ लिया है। चूंकि अगर हम यहाँ पे ढूंढने लगे तो वीडियो लंबा बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। दो का पेयर बनाइए, x कॉमन ले लिया, x प्लस आपका 44 हो जाएगा, माइनस 33 कॉमन ले लिया, x प्लस 44 बराबर 0। x प्लस 44 एक ब्रैकेट में, x माइनस 33 एक ब्रैकेट में बराबर 0। यदि x प्लस 44 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 44 आ जाएगा, और यदि x माइनस 33 बराबर 0 करेंगे तो आपको x बराबर 33 मान मिल जाएगा। अब देखिए, चाल तो निगेटिव हो नहीं सकती, तो 44 लेंगे नहीं, आप 33 ले सकते हैं। अतः x बराबर 33 लेंगे, क्योंकि जो चाल है हमारी वो निगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, अतः पैसेंजर गाड़ी की जो चाल है वो हमने कितनी मानी थी? x, यानी कि 33 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, तथा एक्सप्रेस गाड़ी की जो चाल है वो इससे कितना अधिक था? x से 11 अधिक था, यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमाप का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं क्या होंगी? तो देखिए, हमें वर्ग की भुजाएं ज्ञात करनी है, दोनों वर्गों की भुजाएं। तो माना एक वर्ग की भुजा मान लेते हैं, माना एक वर्ग की भुजा बराबर x मीटर।
तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर मान लेते हैं। तो बताइए पहले का परिमाप क्या हो जाएगा? पहले वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा होता है, यानी 4 और गुणे भुजा कितना है x, तो 4x मीटर हो जाएगा। दूसरे वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? 4 गुणे भुजा यानी कि 4y मीटर। अब प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहा है, यदि परिमापों का अंतर 24 मीटर है, परिमापों को कहा यानी कि पहले वर्ग का परिमाप और दूसरे वर्ग का परिमाप का अंतर अगर कर दिया जाए तो कितना है? 24 मीटर। अंतर मतलब घटाना, यानी 4x माइनस 4y बराबर 24। तो अब देखिए अगर इसको हम 4 से डिवाइड कर दें, 4 से भाग करने पर तो x माइनस वाई बराबर 6 हो जाएगा। y का अगर यहाँ से मान निकाला जाए तो x माइनस 6 हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट, और इसको हम स्थिति फर्स्ट कह देते हैं। स्थिति सेकंड क्या कह रहा है आपका? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। क्यों लिख दिया हमने? देखिए दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग, तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का? भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर मतलब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। और इसका योग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब यहाँ पे y का मान रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट से हमने y का मान निकाला है x माइनस 6। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 468। यहाँ पे आप लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट से y का मान हमने रखा है। इसको हल करिए थोड़ा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 दूनी 12x माइनस 468 बराबर 0। ये आपका 2x स्क्वायर हो गया माइनस 12x, और ये आपका माइनस 432 बराबर 0 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 बराबर 0। 216 का 2 डिवाइड जोड़िए तो 18 और 12 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 12x माइनस 216 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 बराबर 0। 2 का पेयर बनाइए, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 18 हुआ यहाँ पे प्लस 12 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 18 हुआ बराबर 0। x माइनस 18 आपका एक ब्रैकेट में, x प्लस 12 आपका एक ब्रैकेट में बराबर 0। यदि x माइनस 18 बराबर 0, x का मान आपको 18 मिलेगा। यदि x प्लस 12 बराबर 0 करेंगे तो आपको x का मान माइनस 12 मिलेगा। चूंकि भुजाएं कभी ऋणात्मक तो होती नहीं है, इसलिए x का मान आप क्या लेंगे? 18 लेंगे। अतः पहले वर्ग की भुजा हमने क्या मानी थी? x मीटर मानी थी, तो बराबर कितना हो जाएगा? 18 मीटर। तथा दूसरे वर्ग की भुजा क्या थी? x माइनस 6 थी, तो आपका 18 माइनस 6 बराबर 12 मीटर हो जाएगा। यही फाइनल आंसर। आशा है आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है दोस्तों तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और इसके पिछले एक्सरसाइज देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। मिलेंगे चैप्टर 4 की ही नेक्स्ट एक्सरसाइज।